सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। चंचल जी, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आई हैं स्टूडियो में, आप बैठी हैं और पता नहीं क्या मोबाइल में कुछ जैसे खोज रही हैं, फिर कागज पर कलम से कुछ लिख रही हैं। ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ बड़ी तैयारी से बैठी हुई हैं। क्या बात है, बताइए। भाई क्या है कि गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मई जून का महीना है, तो जब गर्मी तो यहाँ तो ठंडक है, बहुत बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि क्यों ना कि छुट्टियों का समय है और ऐसी किसी जगह चला जाए जहाँ कुछ पहाड़ी वादियां हो, ठंडक हो, हरियाली हो। तो बस वही जगह खोजने बैठी थी मैं भी। क्या बात है भाई, हमारे श्रोताओं की आंखों के सामने ये हरियाली, वादियां, पेड़ पौधे नजर आ रहे होंगे और वो भी हमें लगता है कहीं न कहीं इन छुट्टियों में, जो गर्मी का मौसम होता है, छुट्टियों का दिन होता है, बच्चों की छुट्टियां मतलब, तो माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चों की छुट्टियों के साथ वो भी एंजॉय करें, तो परिवार के साथ कहीं न कहीं सैर सपाटे के लिए मैंने तो कुछ जगह ढूंढी, उनके बारे में विचार कर रही हूँ। आपका क्या सुझाव है इस बारे में, कौन सी जगह अच्छी है? भाई अब आपने वादियां, हरी भरी वादियां कही, तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ों पर ही जाके ये ठंडक और सुकून मिलेगा, जहां पर घने जंगल होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, नदियां, झरने, सब कुछ। तो सबसे पहले ना हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे जहन में आता है। और वहां पर धर्मशाला एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलिए, मुझे तो जाना ही है और साथ में इस जगह के बारे में मेरी जैसी और भी बहुत सारी सखियां होंगी, हमारे सुनने वाले होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी देंगे। और जो जा चुकी हैं हमारी सखियां या सखा, वो अपने अनुभव साझा करें। वैसे धर्मशाला हमने भी देखा है और हम भी गए हैं वहां पर, तो अगर सखियां और सखा अपने अनुभव साझा करेंगे तो उनके अनुभव के साथ, उनके अनुभव के तार के साथ अपने तार भी हम जोड़ लेंगे। एक और बड़ी बात है कि जब इस तरह से हम कहीं जाने की योजना बनाते हैं तो जो हमारा एक नियमित रूटीन होता है उससे थोड़ा सा हटकर, क्योंकि ये खर्च हमारे ऊपर होते हैं, बजट पर असर पड़ता है, बजट पर इसका असर पड़ता है। तो पहले से ही अगर हम तैयारी करें और थोड़ी थोड़ी इन चीजों की बचत करते रहें तो जो बजट है वो भी नहीं गड़बड़ाएगा। तो कुल मिलाकर हमेशा जो हमारा बजट है वो इस तरह का हमें बनाना चाहिए कि अतिरिक्त व्यय अगर हमारे ऊपर कोई आ जाए तो किस तरह से उनको मैनेज किया जाए। घूमने के अलावा वो खर्च किसी और तरह के भी हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर घूमने जाएं तो बजट चरमरा सकता है, तो बजट का भी ख्याल रखें। तो मतलब आज पर्यटन के अंतर्गत हम धर्मशाला लिए चलेंगे अपने श्रोताओं को, और कैसे बनाएं घर का सही बजट, इस मुद्दे पर हम श्रोताओं से कहते हैं कि वो अपने विचार भी साझा करें। और आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इस पर भी चर्चा होगी। और छुट्टियों की क्योंकि बात चल रही थी, तो अगर हम कुछ पुराने दिनों की याद करें तो पहले एक समय था जब छुट्टियां आते ही लगता था कि भाई बच्चों को व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो उन छुट्टियों में एक अलग से जो कैंप लगते थे या क्लासेस होती थी जिसमें बच्चों की रुचि के अनुसार उनको वो क्लासेस ज्वाइन करवा दी जाती थी। तो आपने किस तरह की क्लासेस ज्वाइन पहले कभी की हैं, या अब अपने बच्चों के बारे में आपकी क्या योजनाएं रहती हैं कि छुट्टियों में उन्हें व्यस्त रखने के लिए, ताकि उनकी रुचि भी पूरी हो सके, वो कुछ रचनात्मक सीख सकें और कर सकें। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वही मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में मगन रहेंगे। और फिलहाल तो गीत संगीत में मगन हो जाते हैं। जी बिल्कुल।
गलियों में घूमते हैं यार बोलिए, धीरे चल एड़ियां न मार बोलिए। गलियों में घूमते हैं यार बोलिए, धीरे चले एड़ियां ना मार बोलिए। डोली में उठेगी सवारी, नी मार उडारी, नी कुके मार उडारी, मार उडारी, नी कुके मार उडारी। उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, लग गई चिड़ संग यारी। मार उडारी, नी कुके मार उडारी, मार उडारी, नी कुके मार उडारी। तो ये पिंजर फिल्म का गाना था और सखियां और सखा सुन रहे थे, लेकिन अभी हम गाना हम सुनवाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे। जैसे कि चंचल जी, हमारे जो श्रोता हैं सभी जानते हैं, आप भी जानती होंगी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी उद्घोषक यूनुस खान वहां पर मौजूद हैं। तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं थोड़ी देर के लिए और जानते हैं इस वक्त के अपडेट। जाने माने निर्देशक मधुर भंडारकर से बातचीत की है यूनुस खान ने, तो ये बातचीत सुनते हैं। मधुर जी, वेव 2025 एक बड़ा मीडिया का आयोजन है, इस बारे में आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है? बहुत ही अच्छा था। आज जो इवेंट हुआ यहाँ पे वेव्स का, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे ख्याल से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इतना बड़ा समिट हुआ यहाँ पे, आज पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे और मोदी जी ने कई चीजें ऐसी बोली जो उनके इनिशिएटिव में हुआ है। ये कई चीजें बोली कि किस तरह को वर्ल्ड को हमको एक साथ जोड़ना है, वो स्टोरी के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, एक नैरेटिव के माध्यम से, एआई के माध्यम से। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा था और लोगों ने बहुत ही इसकी सराहना की, लोगों ने बहुत ही इसे पसंद किया। मुझे इस बात की खुशी है कि आई एम पार्ट ऑफ वेव्स और यहाँ पे भारत में, मुंबई में इतना बड़ा आज ये अवसर मिला हम सबको एक मंच पे आने के लिए, एक छत के नीचे आने के लिए। थैंक यू। तो ये थी बातचीत जाने माने निर्देशक मधुर भंडारकर से यूनुस खान की। वेव्स 2025 आयोजन के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे और अब सखी सहेली कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं कि बजट को हम कैसे मेंटेन रखें, कैसे सही तरीके से बजट तैयार करें। बिल्कुल ममता जी, कई बार इन चीज़ों पर हम गौर ही नहीं करते कि हमारी मासिक आमदनी कितनी है और खर्चा हम कितना कर रहे हैं। अगर हम घर का सही बजट बनाते हैं तो बहुत सारे जो अनावश्यक खर्च कई बार हमसे हो जाते हैं, उन पर ज़रूर हम रोक लगा सकते हैं और इसके साथ ही सही लागत का अनुमान भी लगा सकते हैं कि कितना लागत या कितना खर्च हमारे घर पर होता है। घर का बजट प्रबंधन करने या बजट बनाने का अर्थ ही होता है कि घर के सभी खर्चों का हिसाब लगाने से कहीं बढ़कर होता है इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट। इसके जरिए हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी आय में से कितना खर्च होता है और कितना इसमें से बचाया जा सकता है। घर का बजट बनाने का मतलब ही है कि हम अपनी जीवन शैली का अनुमान लगा रहे हैं। समय पर बिल का भुगतान करें, कर्ज को सही समय पर निपटा दें, अपने बचत और निवेश के लक्ष्यों को हासिल करें, इसी के तहत ये सब आता है। बिल्कुल। और बजट बनाते समय अलग अलग खर्चों के लिए कुछ हम अपने अलग अलग लिफाफे भी बना सकते हैं कि जैसे घर का अगर किराया देना है, कोई बिजली या अन्य जो भी बिल हैं वो हमें चुकाने हैं, अगर कर्ज किसी ने कुछ ले रखा है यानी कि जिनकी जो ईएमआई जाती है तो उनकी किश्तों के जो पैसे हैं उन्हें हम अलग रख सकते हैं। और इस तरह से ठीक तरीके से शायद हमें ये अनुमान हो पाए कि कितना पैसा किस किस जगह पर खर्च हो रहा है। अगर कुछ बचत हो रही है तो इस राशि को अगले किसी महीने के लिए हम या तो बचा कर रख सकते हैं या उसे कहीं निवेश कर सकते हैं, या जो अतिरिक्त खर्च हमारे सर पर आते हैं, किसी बीमारी के लिए आता है, कहीं घूमने के लिए आता है, शादी ब्याह जब होते हैं, किसी को तोहफे में कुछ देना होता है, तो उनके लिए इस बचत को हम कहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। ये कहना तो आसान है चंचल जी, लेकिन इसका बाकायदा हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए कि कैसे अब फॉर्मेट बनाएं। कई बार ये भी सवाल होता है कि हम योजना की शुरुआत कैसे करें, तो हम इसे इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट में बहुत सारी जानकारियां होती हैं। मासिक आय के हिसाब से ही हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सारी गणना और हिसाब किताब हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि हमारे साल भर का बजट तैयार हो जाए। अब एक हफ्ते के बजट को 52
हफ्तों से गुणा कर लीजिए और इसके बाद देखिए कि हमारी सालाना आमदनी में ये फिट हो रहा है या नहीं। अगर ये सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी गणना में कोई गलती है। 1 महीने के बजट को 12 से गुणा करें या फिर इसी तरह तिमाही बजट को 4 से गुणा करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा हिसाब हमारी जरूरतों के हिसाब से सही है या नहीं। बिल्कुल सही हिसाब किताब बताया आपने तो। और केवल कागज के ऊपर बजट हम बना लें तो ये भी काफी नहीं होता। हमें ये जरूर देखना होगा कि जिंदगी में असल मायने पर इस पर हम अमल भी कर पाते हैं कि नहीं, जो हमने कागज पर लिखा है। और सही बजट देखने में भले साधारण सा लगता होगा, लेकिन ये हमारी जरूरत को पूरा करने में सफल साबित हो सकता है। जब हम किसी मॉल या सुपरमार्केट से खरीदारी करने जाते हैं तो एक ही छत के नीचे हमें जरूरत की सारी चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लुभावने ऑफर्स होते हैं जिनके चलते हम कुछ अनावश्यक चीजें भी जरूर घर पे ले आते हैं और जिससे हमारे खर्च पर अतिरिक्त भार आ जाता है। लेकिन जरूरत के सामान की लिस्ट को अगर हम साथ में लेकर चलें और लोकल मार्केट में जाएं तो अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ खोजेंगे तो उचित दाम पर वही सारे उत्पाद हमें मिल जाएंगे। और क्योंकि हम कोई अनावश्यक चीज नहीं लेंगे तो बचत भी हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी मासिक आय का 50% हिस्सा जरूरतों के लिए समर्पित है, जिसमें ऋणों पर न्यूनतम भुगतान शामिल है। 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत और ऋण भुगतान के लिए उन ऋण न्यूनतम से परे है। यहाँ पर एक बात कहना बहुत जरूरी है। इच्छाओं की बात जो इन्होंने कही है कि इच्छाओं की भुगतान भी करना जरूरी होता है। कि जैसे आप वीकेंड पर कहीं घूमने जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं तो आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये बात अपने बच्चों को जरूर समझाएं कि ऐसा नहीं कि पैसे का कोई पेड़ है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि घर में ये कैश नहीं है, हम ले आते हैं। तो कोई बात नहीं पापा मम्मा, आप वो मशीन आती है ना, छोटे बच्चे एकदम, मशीन आती है ना, मशीन में आप वो कार्ड डाल दो, पैसा बाहर आ जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि पैसा सिर्फ मशीन से नहीं निकलता है, बल्कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो बचत करना बच्चों को सिखाएं। हमारे एक और श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अपनी आय और खर्चों की सूची के आधार पर एक बजट बनाएं जो आपको अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बेहतर ढंग से समझने और खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अपने बजट को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि अपनी वित्तीय स्थिति को ट्रैक कर सकें और आवश्यक समायोजन कर सकें। घर का बजट एक वित्तीय योजना है जो आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है और ये आपको पता लगाने में मदद करती है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बचत करने के लिए और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये बहुत मदद करता है। और सामंजस्य हर चीज में जरूरी है, चाहे वो बजट हो, चाहे कार्यक्रम हो या गीत संगीत का मामला हो। तो एक गाना सुनते हैं और फिर कुछ बातचीत करते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ, क्या पता। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली। क्या जाने क्या मिल गया,
दिया, मुझको ये क्या हो गया। पलकें झुकी, पलकें उठी, क्या कह दिया, क्या सुना। ले गई रे बादल का आंचल भी आकर, पागल हवा ले गई। एक फूल ने एक फूल से फिर कान में कुछ कहा, छोरी छोरी जब नजरें मिली, छोरी छोरी फिर नींदें उड़ी, छोरी छोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। रिश्तों के नीले भंवर कुछ और गहरे हुए, तेरे मेरे साए हैं पानी पे ठहरे हुए। जब प्यार का मोती गिरा, बनने लगा दायरा, छोरी छोरी चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन मुंबई में हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी जयंत पात्रिकर वहां मौजूद हैं, तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं और जानते हैं इस वक्त के अपडेट। अभिनेता अमित बहल से जयंत पात्रिकर की बातचीत ये है, सुनिए। नमस्कार श्रोताओं, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के जैस्मिन हॉल में अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ और बहुत से डिग्नेटरीज यहाँ पर हैं, बहुत से कलाकार हैं फिल्मी दुनिया से। इस वक्त मेरे साथ हैं जाने माने अभिनेता श्री अमित बहल जी। आइए उनसे पूछते हैं वेव को वो किस तरह से देख रहे हैं। सर हाँ, वो बेहतर है क्योंकि मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल का एक सेक्रेटरी हूँ बतौर कलाकार होने के अलावा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स का मैं चीफ मेंटर हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मोदी जी इतनी बात कर रहे हैं, और वेव्स मुंबई शहर में महाराष्ट्र डे पे ये लॉन्च करना, और मुझे लगता है कि हम अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मोदी जी ने आज बता दिया है कि अगर अमेरिका हॉलीवुड और आर्म्स की बात करता है तो हमारे पास भारतवर्ष में इतनी अच्छी अच्छी भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार का सिनेमा, थिएटर, डांस, ड्रामा, पॉडकास्ट, फ्यूचरिस्टिक। वी विल बी वर्ल्ड नंबर 1 अनदर 5 years और उनका सपना हम साकार करेंगे।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये थे जाने माने अभिनेता अमित बहल जी वेव्स के बारे में अपने विचारों के साथ। चलते हैं वापस विविध भारती स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद जयंत जी। 2025 आयोजन के बारे में हम अपने श्रोताओं को अपडेट आगे देते रहेंगे और अपने श्रोताओं को याद दिला दें, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारी एक श्रोता लिख रही हैं, हमारी सखी, कि घर का बजट बनाना और उस पर अमल करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है। हम बता दें, याद दिला दें कि गाने से पहले और इस बातचीत के पहले हम बजट के बारे में बात कर रहे थे और आगे इन्होंने लिखा है चंचल जी कि फिर भी मैं महीने की शुरुआत में ही सब जरूरी चीजों का बजट बनाकर उतने रुपए अलग निकाल कर रख लेती हूँ, जैसे राशन, बिजली का बिल, दूध का बिल और काम वाली बाई और रोजमर्रा के खर्च, सब्जी फल का रुपया अलग से निकाल कर रख लेती हूँ। इससे पूरा महीना चलाने में बड़ी आसानी होती है। बहुत सही लिखा है इन्होंने कि किस तरह से अपना बजट बनाती हैं ये, इस बारे में इन्होंने अपनी बातें लिखी तो दूसरों को भी इससे शायद मदद मिल सके। हमारे एक श्रोता का कहना है कि घर का बजट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसे 4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए और इसमें बारी आती है कि घर के खर्च के लिए किस तरह से कुछ रखें, कुछ पैसे आपातकालीन परिस्थिति के लिए रखें, कुछ ज़रूरत के खर्चों के लिए रखें और जो घर के खर्च नहीं है वो आप किसी और हिस्से में उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप महीने की बचत को भी जांच सकेंगे। ये बड़ी एक अच्छी बात लिखी है चंचल जी। आपको बजट के बारे में बात चली है तो याद है कि जब एक समय नोटबंदी की बात आई थी भारत सरकार की ओर से और वो जो 500 के नोट थे पुराने वाले, नए नोट आ गए थे तो तिजोरियां खुली लोगों की। सबने कहा कि अरे मेरे पास तो 20,000 इकट्ठे थे, हमारे पास तो 50,000 थे, किसी ने 10,000 बताया, किसी ने 15,000, तो किसी ने बहुत लंबी रकम भी बताई और रख के सब भूल गए थे। यहाँ तक कि हमारी जो काम वाली सहायिका होती है उसने भी बताया कि हमारे पास तो 22-25,000 रुपए इकट्ठे थे। तो ऐसे में ये ना हो कि बजट ठीक रखने के लिए आप रुपए पैसे तिजोरी में रख के और भूल जाए और वो रुपए नोट बेकार हो जाए। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी पता लगा, कई बार महिलाओं का जाने अनजाने मजाक उड़ाया था कि भाई लाती हो चीज 20 रुपए की और हमसे ऐंठ लेती हो 40 रुपए। तो ये जो छोटी छोटी बचत होती है इसे करके महिलाएं कहीं ना कहीं साइड में रखती हैं और उस वक्त ये पता लगा कि अच्छी खासी बचत उनके पास में होती है और जब घर में कुछ आपातकालीन परिस्थिति आती है ऐसे समय में उन्हीं के पास मांग रखी जाती है और वो सक्षम होती है इस मांग को पूरा करने में भी। महिलाओं के अंदर ये गुण होता है कि वो किसी तरह से मैनेज कर लेती हैं और ये जो छुपा के रखने वाली आदत है कई बार फायदेमंद भी होता है। अब जैसे कि अब कैशलेस का जमाना है कि हम ज्यादातर कैश नहीं रखते हैं, लेकर भी नहीं चलते हैं, सब कुछ हम जीपे कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि हमारे पास घर में कैश है ही नहीं, तो ढूंढते ढूंढते कभी ऐसे चीजें ठीक करते हुए पता चला कि आपके कैश रखे हुए मिल जाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो खैर बचत चाहे जैसी कर ली जाए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जैसे देश को चलाने के लिए बजट का प्लानिंग किया जाता है वैसे घर चलाने के लिए भी बजट का प्लान करना बहुत जरूरी है, अन्यथा घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। मद के अनुसार खर्च तय होना जरूरी है ताकि किसी प्रकार अव्यवस्था न हो। एक बड़ी छोटी और सही बात हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये बात बहुत ज़रूरी तो है घर का बजट बनाना, लेकिन इसके बनाने में जितनी बड़ी चादर उतना ही पांव फैलाने की आदत, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। फिर वो बजट ही क्या कि ये आदत है, भवसागर को आसानी से पार किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आपकी आमदनी जितनी है उसके अनुसार ही आपको अपने खर्चे मैनेज करने। मतलब वो गाना भी है ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया। और ये जो कार्यक्रम का बजट है ना इसको भी ठीक रखना है। ब्रेक का समय हो चुका है, लेते हैं एक ब्रेक।
युवा गीतकार जिनकी रही है बहुत दिलचस्प यात्रा। एक साथ दोनों गाना लिखा। जब आ रहा था ऑटो में तो चीजें आ रही थी। रंगरेज भी उसी दिन लिखा। युवा गीतकारों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। उनके गाने लोकप्रियता की पायदान चढ़ते रहे हैं। गीतकार राजशेखर से एक मुलाकात। बॉम्बे टॉकीज 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। साथी मेरे विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन मुंबई में हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी उद्घोषक यूनुस खान वहां मौजूद हैं, तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं और जानते हैं इस वक्त के अपडेट। वेव 2025 की एग्जीबिशन एरिना में हैं और केरला पवेलियन पर मौजूद हैं। अनीश मेरे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे इस केरला से जो AVGX का पूरा मुहिम आया है इसके बारे में। जरा हमें बताइए कि केरला किस तरह से AVGX के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है और AVGX आम आदमी के लिए क्या है। अभी यहाँ वेव्स में हमारा AVGX और AVGX XR कंपनीज का एक एसोसिएशन साइक बोल के, तो इन एसोसिएशन विद सीटेड, सो हम लोग आए हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट और बाकी कंपनीज ने मिला के वी हैव स्टार्टेड आवर पॉलिसी फॉर द AVGX RX कंपनीज, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट आ रहा है which will enable the companies to bring in more talent into the industry। और जो नई स्टोरीज हम लाना चाहते हैं, इंडिया की स्टोरीज, केरला की स्टोरीज, ऑल दिस विल। और जो अभी जो वेव्स में भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमको हर गली से, हर घर से एक स्टोरी चाहिए। देयर आर बिलियन स्टोरीज इन इंडिया। तो ये जो पॉलिसीज़ बनी हैं, ये जो एसोसिएशंस बने हैं और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी मिल रहा है, सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, उससे हमारे जैसे कंपनीज, मैं टून्स एनिमेशन बोल के कंपनी से हूँ, हमारी जैसे कंपनीज को बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि वी आर एबल टू गेट इनटू दैट टैक्स स्ट्रक्चर्स और बाहर की कंपनीज के साथ को प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दिस अलाउज अस टू टेक आवर स्टोरीज टू अ ग्लोबल ऑडियंस। एनिमेशन की दुनिया में भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर जो साउथ के राज्य हैं वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है। आप जिस कंपनी से हैं उसका किस तरह का दायरा है और क्या काम आप लोग कर रहे हैं इस बीच में? सो टून्स, वी आर अ ग्लोबल कंपनी, वी आर अ 25-year-old कंपनी। इनफैक्ट इंडिया का सबसे पहला को प्रोडक्शन जो तेनाली रामन था वो हम लोगों ने कार्टून नेटवर्क के साथ किया था। तो 25 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। नाउ वी आर अ ग्लोबल कंपनी। वी हैव आवर फैसिलिटीज़, हमारी फैसिलिटीज स्पेन में है, आयरलैंड में है, जहाँ पे हमारा बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। और हम लोग अभी थिएट्रिकल मूवीज़ भी कर रहे हैं, US में कर रहे हैं, UK के साथ कर रहे हैं। सो वी वर्क विद मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज और को प्रोडक्शंस कर रहे हैं।
इंडिया में भी हम लोग कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन, सोनी के साथ हमने अभी बहुत ही हाल ही में जो CID सब ने देखा होगा, CID जो सीरीज आता है सोनी पे, उसका एनिमेशन अडेप्टेशन किया है। सो वो अभी पिछले आई थिंक अप्रैल में उसका प्रीमियर हुआ है। हम लोग 26 एपिसोड कर रहे हैं, CID स्क्वाड है, तो आई होप एवरीवन सीज इट ऑन सोनी है। इंटरनेशनली एनिमेशन की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें हमारे यहाँ के काम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, तो क्या कोई फ़र्क देख रहे हैं आप या हम एट पार हो चुके हैं? इसमें एक बहुत फनी फैक्ट है, जो बड़ी बड़ी मूवीज़ आप देखते हैं हॉलीवुड की, काम जो होता है इंडिया में ही होता है, हमारी जैसी कंपनीज ही करती हैं, तो क्वालिटी वाइज हम लोग हैं एट पार विद द वर्ल्ड। लेकिन हमारा क्या है, जो ऑडियंस है इट्स स्टिल नॉट कमिंग टू वॉच द इंडियन एनिमेशन मूवीज इन द थिएटर। तो आई बिलीव वो चेंज होगा। जो सपोर्ट अभी जो हम बात कर रहे हैं सपोर्ट का, वैसे सपोर्ट हमको मिलता रहेगा। अभी तक तो ये सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री रही है। जैसे ही गवर्नमेंट से सपोर्ट आएगा, अच्छी कहानियाँ बाहर निकलेंगी और एनिमेशन क्वालिटी इंप्रूव होगा, और द मोमेंट दैट हैपन्स आई बिलीव द ऑडियंस विल ओपन अप देयर आर्म्स टू इंडियन एनिमेशन मूवीज एज वेल। हमारी ये बातचीत बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स सुन रहे हैं जो एनिमेशन की दुनिया में जाने की एस्पिरेशन रखते हैं, उनके लिए आप एक इंडस्ट्री पर्सन की तौर पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग है, लेकिन टैलेंट को रिवॉर्ड करती है। If you have the talent, if you have the creativity, if you have the क्या बोलते हैं उसको, जो the drive to bring something new into the जिस स्क्रीन पे देखते हैं आप, and you will enjoy the process. So I wish more youngsters come to the industry. They bring more fresh ideas to the industry, fresh mind into the industry. नई स्टोरीज आएंगी, मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश हमसे बात करने के लिए। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। केरला पवेलियन के अनीश से ये थी यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, वेव्स 2025 आयोजन के बारे में हम आपको अपडेट आगे भी देते रहेंगे। और विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और अब सुनते हैं ये गाना। फिल्म है बंटी और बबली, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें, गुलजार के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत है। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से। चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। देखना क्या हुआ है, ये ज़मीन बह रही है, देखना पानियों में ज़मीन घुल रही है कहीं, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीन से। चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे, चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे।
बरसने लगे ना ज़मीं पे। ये ज़मीं पानी में डुबकियाँ ले रही है, देख लो उठके पैरों पे चलने लगे ना कहीं। छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के। बंटी और बबली फिल्म का गाना था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन बड़े पैमाने पर मुंबई में हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी उद्घोषक यूनुस खान वहां मौजूद हैं। तो चलिए फिर एक बार उनसे कनेक्ट होते हैं और जानते हैं इस वक्त के अपडेट। जाने माने पत्रकार और मीडिया विश्लेषक अनंत विजय से यूनुस खान की बातचीत। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार अनंत विजय जी, जो वेव्स 2025 में आए। कैसा एक्सपीरियंस है और इस बारे में आपको क्या कहना है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बहुत ग्रैंड स्केल पे किया गया है, लेकिन कुछ सारी पहली एडिशन के हिसाब से मुझे लगता है कि ट्वीकिंग की आवश्यकता है। जैसे अभी आपने देखा अक्षय कुमार का जो सत्र हुआ, उस मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया। तो हम लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स का ये महाकुंभ है एक तरीके से, तो यहाँ तो कंटेंट पर लंबी बात होनी चाहिए थी, तो थोड़ा लगा कि प्यास अधूरी सी रह गई। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगला जो सत्र होगा उसमें लोग विस्तार से बात करेंगे। कौन से सेशंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी पैनी नजर है? मुझे जो कोलैबोरेशन वाले सत्र हैं ना, जैसे इजराइल के डॉन वॉलमैन आए हुए हैं, उन लोगों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बात करेंगे कि कैसे फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ इंडियन मूवीज़ का ये जो हमारी स्टोरीज है और उनके पास जो टेक्निक है, इसका कोलैबोरेशन करके कैसे हम आगे काम कर सकते हैं, तो उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन की जो स्टार्स हैं उससे। मीडिया पर आपकी पैनी नजर रहती है। आपको क्या लगता है कि इस समय भारतीय क्रिएटर्स के लिए कितने सुनहरे मौके हैं पूरी बहुत दुनिया में? सुनहरा मौका है भारत के क्रिएटर्स के लिए, भारत के स्टोरी टेलर्स के लिए, भारत के आप देखिए ना, एक मतलब स्टोरीज हमारे यहाँ इतना है। जैसा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों से हमारे यहाँ स्टोरी टेलर्स की और कथावाचकों की परंपरा रही है। कथावाचक भी हैं, दास्तान गो भी हैं, हर तरह के लोग हमारे यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो इतने प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली अवेलेबल हैं इंडियन यूथ के लिए कि वो बहुत ही लाभदायक, और मगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आप पैसे भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने माने पत्रकार और मीडिया विश्लेषक अनंत विजय से ये थी यूनुस खान की बातचीत। वेव्स 2025 आयोजन के बारे में हम आपको अपडेट आगे भी देते रहेंगे। चंचल जी बताइए, अब कहाँ चलें? अब चलते हैं हम धर्मशाला, जो कि हिमाचल के बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और कांगड़ा जिले का ये मुख्यालय भी है। इसके साथ ही यहाँ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय भी है, क्योंकि यहीं पर दलाई लामा का निवास था और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में तिब्बती आबादी भी यहाँ पर निवास करती है और इसे पहले भाक्षु के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह को और विकसित करने के लिए इसे भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के रूप में शामिल किया गया। ये शहर मुख्य रूप से कांगड़ा घाटी के ऊपरी हिस्से में है और देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंचाई और खूबसूरती से घिरा हुआ क्रिकेट स्टेडियम है, जो धर्मशाला के मुख्य आकर्षक केंद्रों में से एक है। यहाँ पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन किया जाता है कई बार। इसके अलावा नगर निगम में कई उपनगर हैं, जैसे कि मैक्लॉइडगंज, भागशुनाग और धर्मकोट के रूप में उभरते ये पर्यटन स्थल है। धर्मशाला अपने चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की चाय पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है और जो मैक्लॉइडगंज है चंचल जी, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम ऊंचे पहाड़ पर ऐसे स्थित है और जब ढलान की ओर उतरने चलते हैं पैदल तो डर सा लगता है, क्योंकि जब ढलान पर आते हैं तो एक बड़ी गहरी खाई दिखाई पड़ती है और मैक्लॉइडगंज एकदम ऊंचे पहाड़ पर है। और यहाँ पर कुछ और भी जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहाँ वो है तिब्बती वर्क्स और अभिलेखाकार लाइब्रेरी, और यहाँ पर
600 से ज़्यादा बौद्ध कलाकृतियाँ, लगभग 80,000 पांडुलिपियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और बौद्धिक रूप से झुकाव के लिए ये एक उत्तम स्थान है। और क्रिकेट स्टेडियम के बारे में तो बताया ही है। जो क्रिकेट प्रेमी है भाई, उन्हें तो ये जगह बहुत पसंद आती है, जो कि समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। इसके आसपास एक बहुत अद्भुत दृश्य है, प्रकृति की मनोरम छटा और सौंदर्य से भरपूर ये जगह है। बड़ी ही खूबसूरत जगह, और ये खूबसूरती आंखों के सामने इस समय तिर आई है, क्योंकि हमने तो वो जगह देखी भी है। यहाँ युद्ध स्मारक है, चीड़ के घने जंगल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं ये जंगल, और चाय के बागान है, इसके बारे में हमने बताया ही। ज्वाला देवी का मंदिर है। लोक कथा के अनुसार एक समय था जब बुरी आत्माएं देवताओं को परेशान करती थी तो पहाड़ों पर उतरती थी। तो ज्वाला देवी का जो मंदिर है वहां पर एक लौ सी जलती रहती है, और जो पर्यटक होते हैं जाते हैं, लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है, और लौ आप देख सकते हैं। तो हम तो इससे जांचने के लिए कि लौ सच में जलती रहती है हमेशा, तो देखा कि उस दीपक जैसा है, लेकिन वो 24 घंटे जलती रहती, बुझती नहीं है। और बात मंदिर की चली तो यहीं पर एक भागशुनाक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। इसके अलावा अगर वहां जाते हैं तो वहां की जो लोकल संस्कृति है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो यहाँ पर एक लोसर उत्सव होता है, और मूल रूप से तिब्बती नववर्ष होता है जो फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। और यहाँ के जो ये लोकल त्योहार है ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि इनमें जो अविश्वसनीय मेल जो है, जो युगों से चला आ रहा है, वो अगर यहाँ आने वाले पर्यटक देखते हैं तो जीवन भर ना भूलें ऐसे अनुभव उनको मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिमालय महोत्सव यहीं पर होता है, इसे भी आप ज़रूर अटेंड कर सकते हैं, जो कि हर साल दिसंबर के महीने में होता है। और ये दलाई लामा को शांति के लिए जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसके लिए आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हल्दी महोत्सव भी होता है, और बड़े उत्साह के साथ जो यहाँ के रहवासी लोग हैं वो इसे मनाते हैं, और माघी उत्सव के रूप में भी इसे जाना और यहाँ पर बहुत सुंदर तिब्बती मार्केट भी लगता है, जहाँ पर तिब्बती ड्रेस आप खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, और खास तौर से महिलाओं को इसका बड़ा शौक होता है। धर्मशाला घूमने का सही समय होता है वो है जो मतलब फरवरी से मार्च का महीना सबसे सही होता है। वैसे तो पूरे साल में सितंबर में भी जा सकते हैं। हाँ, जब बर्फ गिरती है तो लोग बहुत बर्फ को देखने के लिए भी जाना चाहते हैं। कैसे पहुंचे ये तो आप जान ही सकते हैं कि आप रेल यात्रा से भी जा सकते हैं, हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं, और सड़कें वहाँ की बहुत ऊंची नीची हैं, और चक्करदार खेत दिखाई पड़ते हैं। जब आप बस से जाते हैं तो बड़े ही गोल गोल खेत दिखाई पड़ते हैं, सीढ़ीदार खेत, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और अब सुनते हैं एक गाना।
जिसमें तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। भाई ज़माना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कुछ हॉबी होती हैं, कुछ शौक होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए ज़माना छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़माने के साथ चल के हम पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। क्यों ना बताएं कि हमारे श्रोता क्या लिखते हैं इस बारे में। गर्मियों की छुट्टियों की हॉबी क्लासेस, तो इस बारे में मुझे ये कहना है कि मैं बहुत थोड़ा सा गाती हूँ, लेकिन कितनी ही बार गर्मियों की छुट्टी में म्यूजिक क्लासेस करने चली जाती और उसमें काफ़ी मज़ा आता था। नए नए दोस्त भी बनते थे। अपनी हॉबी क्लासेस में हॉबी को सीखने का मौका मिलता था। इसे करने का एक्सपीरियंस एक महीने में ही बहुत अलग होता था और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहाँ जाकर ना आप सिर्फ सीखते हैं, कई बार कुछ नए साथी भी आप बना लेते हैं। एक हमारे श्रोता हैं जिनका कहना है कि गर्मी की छुट्टियां हमारी भी बहुत लंबी हुआ करती थी। तब इतनी क्लासेस का ज़माना नहीं था, लेकिन हम लड़कियों के लिए कुछ कुछ क्लासेस कॉलोनी में घर के आसपास होती थी, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, डांस और कपड़ों और गुड़िया, कई तरह के खिलौने, रंगीन कागज़ों से घर के सजावट के सामान बनाने का, सिलाई कढ़ाई सीखने पर जोर दिया जाता था। सिलाई में तो मुझे कोई शौक नहीं था, पर कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। तो भी जो दीदी मुनी थी, बंगला दीदी मुनी, उनसे सिलाई कढ़ाई हमने सीखे थे। बटन होल स्टिच, तुरपाई स्टेम स्टिच, साटन स्ट्रेट बैक स्टिच और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आते हैं वो हमने सीखी थी। और जो रंगीन कागज़ों से घर की सजावट वाली बात है ना, तो हमें भी याद है कि बचपन में हमें तो रंगीन कागज दे दिया जाता था और बता दिया जाता था कि ऐसे बनाना है और यहाँ पर काट देना है। तो उन कतरनों से बाकायदा दरवाजे पे जो सजाए जाते हैं, बंधन बार जैसा भी हम बनाकर सजाते थे। जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो पहले दूरदर्शन पर इस तरह के दोपहर में कार्यक्रम भी आते थे जिसमें कागज से खिलौने बनाना, कतरनों से कुछ चीजें बनाना, बहुत पुरानी घर में कोई बची खुची चीजें हैं, चाहे वो कपड़े हैं या कागज हैं, उनसे कुछ ना कुछ रचनात्मक आप बना सकते हैं जिससे घर में सजावट हो सकती है। और सुदर्शन फाकिर की वो गजल याद करना, वो बारिश की पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जगजीत सिंह की आवाज में। श्रोता ने लिखा है कि छुट्टी और हॉबी क्लासेस दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये तनाव मुक्ति में बहुत असरदार है। पुनर्जीवन इससे हमें मिलता है, सृजनात्मकता आती है। और हॉबी क्लास का महत्व बताते हुए ये लिखते हैं कि इससे नया कौशल सीखने को मिलता है, सृजनात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आराम और मनोरंजन भी हो जाता है, आत्मविकास होता है। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं जो हमने संक्षिप्त में आपको बताई हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ी सी मतलब मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर जाएं और लैपटॉप की दुनिया से बाहर जाएं। बच्चों को सिखाएं कि गर्मी की छुट्टियों में क्या कुछ किया जा सकता है, और तो बच्चे सीख सकेंगे। भाई एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हॉबी, और वो भी छुट्टियों में, अरे हॉबी में ही तो पूरा ये जीवन है। इसलिए हॉबी की सकारात्मक पहलुओं के साथ हमेशा ही अपने को अपडेट करते रहना चाहिए। फिर क्यों कर उनके लिए क्लास ही के लिए एडमिशन लेना पड़े। और यानी कि आप घर पर रहकर भी अपने जो शौक हैं उनको जी सकते हैं। और अब गाना सुन सकते हैं। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो न हम।
क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम। ये मदहोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, तसव्वुर में है किसकी परछाइयाँ। ये भीगा समा, उमंगे जवां, मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ, क्यों गुम है हर दिशा, क्यों होता है नशा, क्यों आता है मजा, ना तुम जानो न हम, ना तुम जानो न हम। ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। चंचल जी अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।